पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं। तो हमारे साथ इसी सब पे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं चौधरी अकरम साहब, और इनसे मज़ीद बातचीत करेंगे क्योंकि हाल ही में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन किया और फार्मर एमएलए भी रह चुके हैं। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अकरम साहब, अगर आपकी हम बात करें तो काफ़ी अरसे से आप कांग्रेस के साथ मुंसलिक थे, जुड़े हुए थे। आपके वालिद साहब भी, उनका एक बड़ा नाम है। तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, ऐसा क्या देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने, तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की? सर मुझे 1967 से अब तक हम कांग्रेस के साथ थे। तो मेरे वाल साहब, जब अल्लाह उनके दर्जा बुलंद करे, जब वो रुखसत हो गए तो उसके बाद मुझे लोगों ने फोर्स किया। तो मैं पेशे से ये क्या नाम से इंजीनियर हूँ, AEE था मैं, तो लोगों ने भी फोर्स किया तो मैं यहाँ आ गया। कांग्रेस हमारे मतलब रग रग में खून खून में थी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब के ग्रुप के साथ यहाँ कांग्रेस में ग्रुपिज्म है, वो हर पार्टी में, यानी कि कांग्रेस हर पार्टी में ग्रुपिज्म चलता रहता है। हम जो लोग थे, जो सिटिंग MLAs थे, खासकर हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ थे। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रिज़ाइन किया तो फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता था कि हम कांग्रेस को खैर बात कह दें। तो पहली वजह ये थी। उसके बाद मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ गया, लेकिन अभी उन्होंने अपनी पार्टी फ्रेम नहीं की थी। बिल्कुल। उन्होंने दिल्ली में हमें ये कहा था कि, एक मुझे नहीं कहा, सबको कहा था कि हम नेशनल पार्टी बनाएंगे, जिसमें कपिल सिब्बल साहब थे, मनीष तिवारी जो MP हैं, और भी कुछ लोग थे। तो उन्होंने कहा हम नेशनल पार्टी बनाएंगे, तो हमने कहा ठीक है। लेकिन बाद में जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो वो जम्मू भी आए और कश्मीर भी गए रैली में, कि भाई मैंने रिज़ाइन किया है तो लोगों में जाकर देखते हैं लोगों का क्या इंप्रेशन है। जम्मू में वो आए, हम उनके साथ थे, वहाँ जलसा हम लोगों ने करवाया। कश्मीर में भी 2-3 जगह किए जलसे, तो थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ गया। लेकिन जब मैं यहाँ आया, अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने घर आया, तो लोगों ने मुझे कहा कि आपने क्यों ऐसा किया। कांग्रेस को आपने छोड़ा, ठीक है, कांग्रेस को उसके लिए लोगों ने मुझे फोर्स किया था कि कांग्रेस को कांग्रेस में नहीं रहना। उसकी कई वजूहत हैं, लेकिन चलो आज मैं वो नहीं कहूँगा। तो लोगों ने कहा जी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ आपने हमें पूछ के क्यों नहीं ज्वाइन किया। सही। अगर आपने ज्वाइन करना है गुलाम नबी आज़ाद को, फिर आप हमारे साथ, हम आपके साथ नहीं करें। काफ़ी लोग जो मेरे वर्कर्स थे, वोटर्स थे, सब ने मुझे फोर्स किया और बड़े बड़े ज़बरदस्त सवाल पूछे। मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा मैं जो आपकी राय है उसके साथ इत्तेफाक करूँगा। तो मैं फिर बैठ के यहीं, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी यहाँ वो आए, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रख के जम्मू कश्मीर लॉन्च किया, तो मैं जिस दिन वो पार्टी में मैं ज्वाइन नहीं हुआ, तो मैं उस वक्त भी इंडिपेंडेंट ही था, क्योंकि आज़ाद साहब ने पार्टी फ्रेम नहीं की थी। उसके बाद जब उन्होंने पार्टी फ्रेम करने के बाद मैं पार्टी में शामिल नहीं हुआ, तो मैं इंडिपेंडेंट था। अब आपने कहा कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों ज्वाइन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे पास कोई ऑप्शन और भी नहीं था। एक तो वजह थी, दूसरी यह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक का नाम है, जो मैं देख भी रहा था। इससे पहले भी मेरे वालिद साहब को भी कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये ऑफर भी आया कि आप हमारे साथ हो जाएं, लेकिन उन्होंने कभी वो नहीं किया। तो और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं क्या इन्हें तारीफ करूं, तमाम पार्टियां टूटी, कांग्रेस भी टूटी, PDP भी टूटी, BJP के लोग भी दूर गए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी बड़ा लीडर या वर्कर किसी पार्टी में नहीं गया। तो मुझे अच्छा लगा। उमर अब्दुल्ला साहब की मैं उनका एक तरह से फ़ैन हूँ, तो वो भी मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँ, जो सच है और हक है, लोगों ने मुझे यहाँ फोर्स किया, जो मेरे वोटर्स हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर आपने किसी पार्टी में जाना। ये 100% यानी सच बात है, अल्लाह गवाह है। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि जाना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में। जब लोगों की वो राय थी तो मैं कौन होता। अच्छा साहब, रिसेंटली एक मेंडर में शायद आप तकरीर कर रहे थे, वहाँ पे आपने कांग्रेस के बारे में कुछ ऐसे अल्फाजात इस्तेमाल किए। तो ऊपर से अलायंस के साथ कांग्रेस भी है इस वक्त, तो आपका वो स्टेटमेंट बड़ी असल में मेरी वो यानी स्लिप ऑफ टंग हुई। मैं ऐसा नहीं था कि मैं कोई कांग्रेस का मतलब ये कहता, हकीकत यही है।
मैं कुछ और कहने वाला था तो मेरी स्लिप ऑफ टंग होगी, तो जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि ये जो हुआ है, क्योंकि इंडिया अलायंस है जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्ड नहीं है, यहाँ इंडिया अलायंस का कार्ड है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी स्टेट में बाकी पीडीपी के अलावा इसकी क्या नाम से यूसुफ, इसकी तारिगामी साहब जो सीट है वो भी इसमें अलायंस में है। बाकी पार्टियां तो चलो हमारे जो नेशनल पार्टियां हैं या हिंदुस्तान की बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन वो जो मैंने उस वक्त कहा वो मेरा यानी स्लिप ऑफ टंग है और कुछ भी नहीं है। तो मियां साहब हमारा बिल्कुल हमारे कांग्रेस के जो जो लोग हैं वो भी वोट दे रहे हैं उनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी दे रहे हैं, बाकी पार्टियों को वोट भी दे रहे हैं, वो यानी स्लिप ऑफ टंग हुआ और ऐसा कुछ नहीं। तो साहब ऐसे कौन से मसाइल है या पुंछ और राजौरी के लोगों के, क्योंकि डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि इन ट्विन डिस्ट्रिक्ट में उस तरह की डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। इस बार कितनी एक्सपेक्टेशंस है, खासकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मियां अल्ताफ साहब को कैंडिडेट दिया? देखिए सर, जहाँ तक आप इसका डेवलपमेंट का कहेंगे है ही, इससे पहले भी तो एमपी तो रहे ना, और जो हमारे इससे पहले एमपी थे उनकी शक्ल मैंने नहीं देखी, तो बाकी आम लोग क्या देखेंगे? कोई काम हो रजौरी और पुंछ का कोई बताएं तो मैं कहूँगा कि एक काम भी किया है। जम्मू से इधर उन्होंने आना ही था, जो उनके यानी फंड्स थे या जो भी वो प्लानिंग करते थे वो सिर्फ और सिर्फ अखनूर से उधर, इंक्लूडिंग अखनूर का अफगाल। बाकी रजौरी पुंछ का कोई काम, कोई सड़क, कोई बिजली का कि नहीं, पानी का कुछ भी नहीं, जो हमारे आम लोगों की रोजमर्रा की बात है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, देखो ना, रोड्स की इतनी बुरी हालत है कि आपने शायद ही हमारी स्टेट में ऐसी रोड्स देखेंगे जो रजौरी पुंछ के अंदर है। और उस अब जो है, अब हमें ये तवक्का है, मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो काम करने वाले आदमी हैं, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो 1987 से एमएलए है, और जब भी वो रहे और वो हमेशा मंत्रालय में रहे। सिर्फ जब इसकी पीडीपी की और कांग्रेस की कोalition सरकार थी उसमें वो मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उस वक्त बतौर एमएलए भी उन्होंने, आप देख लीजिए अपनी कंस्टिट्यूंसी में, उन्होंने वो काम किए हुए हैं जो शायद ही आगे कोई कर सकेगा। तो मियां साहब का अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, हमारी दुआएं हैं, हमारा सब इंशाल्लाह लोग वोट दे रहे हैं। तो उनके आने से वो एक तो वो हमारे पुंछ रजौरी के लोगों की परेशानियों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि उस खानदान के साथ उनके वालिद मोहतरम जो हमारे यहाँ मेरे भी पीर मुर्शिद हैं और भी उनके बहुत ज़्यादा यानी कि फॉलोअर्स हैं हर कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो मेरा हिंदू भाई है, सिख है, गुज्जर है, पहाड़ी है, कश्मीरी है, सभी वो हमारे घर की परेशानियों को बेहतर समझ सकते हैं किसी और आदमी से। रोड्स के बारे में वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो जब भी इससे पहले भी आते रहे हैं, हर गांव में उनका आना जाना रहता था, कभी उधर गए कभी इधर गए, बहुत ज़्यादा हमेशा। उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी ये समझता है कि दूसरे की परेशानी ये है, उसका हल ये है, इसलिए मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। फिर रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट जो है मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर होगी हर एक सेक्टर में। हमारा तो एजुकेशन सेक्टर आप देखिए, जैसे मैंने अर्ज की कि रोड्स देखिए आप, बिजली का निज़ाम, पानी का डिफंक्ट है। बाकी तो छोड़िए आप, नौकरियों की तो छोड़िए आप, लेकिन ये जो रोज़मर्रा वजह क्या है सर? क्योंकि आप भी जो है आपने भी काम किया, तो वजह क्या है सर? असल में हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी को ऐसा था, हमें बहुत ज़्यादा यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट में फंडिंग नहीं होती थी। जिस वक्त मैं एमएलए था, हमें जो दिया जाता था, लोगों की एक ही डिमांड थी, रोड, ट्रैक्टर रोड। आप देख लीजिए जहाँ कहीं भी वो रोड उस वक्त हमने शुरू करवाई, उसके बाद आज तक मैं घूमता रहता हूँ गांव में, कोई रोड अच्छी नहीं है। हमको ज़्यादा एक रोड अगर जो है वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ में या 4 करोड़ से ऊपर निकलते, हमारे पास इतने तो नहीं थी, हम तो फिर हर जगह पैसे देने पड़ते थे। जो उस वक्त हमने अर्थ वर्क कराया, उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। वो जो अर्थ कटिंग हुई, बारिशों की वजह से लोगों की ज़मीनें ख़राब हो गई, लोगों के घरों में पानी आ रहा है, हर जगह रोडों की बुरी हालत है। लेकिन एक एमपी होने के नाते, जो इससे पहले यहाँ रहे हैं, गुजर गए हैं, चले गए हैं, जो उन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं ना। कोई हायर सेकेंडरी स्कूल हमें बताएं, किसी हमारे डिग्री कॉलेज के लिए एजुकेशन सेक्टर को कहीं उन्होंने बढ़ावा दिया हो, हेल्थ सेक्टर को जो बुरी हालत है यहाँ, हमारी PHCs हैं, या इन्हें कोई काम उन्होंने किया ही नहीं। अब एक एमएलए के कितने वसाइल होते हैं, अब लोगों की जो मुश्किलात हैं वो इतनी हैं, बयान नहीं की जा सकती। तो एमएलए भी हम क्या रहे, 2.5 साल के हम तो रहे एमएलए। उसके बाद उस वक्त से लेकर आज तक जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ
आप ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए, आप इधर उधर जाइए, हर गांव में जाइए, लोगों को पूछिए, कोई काम नहीं है। सिर्फ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, जो मजदूर है उसको मजदूरी नहीं मिल रही है। अब ये रूरल डेवलपमेंट है, लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, अब नरेगा के पैसे ही नहीं है, कहाँ से पेमेंट करेंगे? जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतने मंत्रालय आए, बड़े बड़े मिनिस्टर जी, उनके उन पे जो आने पे जो सरकार खर्चा करती थी ना, वो एक पूरे गांव की डेवलपमेंट हो सकती थी। सही। लेकिन जी उन्होंने जब ये आए, उन्होंने प्लानिंग की, बैक टू विलेज, बैक टू विलेज का बहुत नारा हमने सुना। जो उस वक्त का प्लान किया गया, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर बैक टू विलेज का एक काम, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात, एक भी कोई अच्छा काम अगर जमीन पे है तो मैं मानूंगा ये है। सब फ्रॉड, सब जुमला, ना ही पैसे, सिर्फ हाँ जी कागजों पे मीटिंग्स, वो ऑफिस सर प्रेजेंट रजीम कह रही है 370 से ख़त्म होने के बाद अच्छी डेवलपमेंट हुई, ज़मीनी लेवल पे पैसा जो है यूटिलाइज हुआ है। वो उनकी अपनी सोच है। 370 को जब इन्होंने तोड़ा, वो मैं बीजेपी को इसके लिए दोषी नहीं करता। उसकी वजह यह है जनाब कि बीजेपी के बुनियादी एजेंडा जो था, उसने ये कहा था कि जब भी हम पावर में आएंगे हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक, चलो वो उनके उस मैनिफेस्टो में था, पहला नंबर था। ठीक, उसके अंदर जो 35A थी वो एक शिक थी। आर्टिकल 3 वो अलग मसला है ना। ये जो 35A था, इसमें यह था कि बाहर के स्टेट का कोई भी आदमी यहाँ जगह नहीं खरीद सकता और नौकरी नहीं दे सकता। वो इन्होंने हमारे बच्चों के फ्यूचर को बिल्कुल अंधेरा कर दिया। हमारा यहाँ का बच्चा क्या दिल्ली वाले से, हरियाणा वाले से, राजस्थान वाले से, पंजाब वाले से कंपटीशन नहीं कर सकता। हमारे पुलिस हजूरी के लड़कों में बड़ा टैलेंट है। IAS भी हैं, बिल्कुल, IPS भी हैं, KS, KPS की तो बात ही नहीं। लेकिन वो जो कंपटीशन था वो हमारा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, अपने स्टेट के अंदर था। लेकिन जो बाहर के लड़के हैं उनसे हम कंपटीशन नहीं कर सकते। जो ये कहते हैं ना जी दफा 370 को ख़त्म किया तो हमने स्टेट के हालात बेहतर हो गए, अफसोस आता है मुझे। कौन से हालात बेहतर हुए बताइए आप? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, महंगाई इतनी होगी कि एक एम्प्लॉय आदमी जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। और इन्होंने सिर्फ एक काम किया, हाँ इसमें इन्होंने डिग्री किया है, हमें लड़ाया आपस में। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को सिख से लड़ाया। हमारी कम्युनिटियों के अंदर देखिए जनाब, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम सब मुसलमान हैं। ना कोई गुजर है, ना कोई पहाड़ी है, ना कोई कश्मीरी है। ये इन्होंने हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने बहुत काम किया है। बाकी वो ये कहते हैं कि दफा 370 के बाद कोई काम, मैं कहता हूँ ना कोई अच्छा काम। एक मैं आपको बताऊँ, हर हिंदुस्तान की रियासत में, पूरे इंडिया में, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, गडकरी साहब ने बिफोर ये इलेक्शन की डेट जब इन्होंने अनाउंस कर, उससे पहले जिस जिस स्टेट का टनल था सारे पैसे रिलीज किए। हमारा मुगल रोड का टनल, जो जब मुझे याद नहीं कि मेरे ख्याल में 20-30 साल से ये मुगल रोड हमारी जो है इसका ये प्रोजेक्ट आस्ता आस्ता बड़ी बड़ी रुकावटें आई इसमें। हर आदमी ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने काम किया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर साहब ने, जो जो लोग चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने इसको, इस रोड को हमें कश्मीर के साथ मिलाने के लिए काम किया। सब ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने क्या किया, एक टनल जो बिल्कुल तैयार, जिसके टेंडर हुए, नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसकी वजह जब पूछते हैं हम, उसके बाद कोई उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई वजह हो तो कहते हैं रोडों का जाल बिछाया हो हर तरीके से। हाँ यही है, वो जो हमने उस वक्त काम किया, उसके बाद कौन से आप मुगल रोड ही लीजिए ना। चलो टनल को आप छोड़िए, हमारी ये मंडी फागला एक रोड है जो सबसे बड़ी, मेरे वाल साहब रोड ने इसको प्रोजेक्ट शुरू कराया था। मंडी से ये सामने से जा रही है, जो बखरियाज में 62 किलोमीटर है। इसकी इतनी खस्ता हालत है। अब इसके टेंडर हुए हैं, अब मैं जाता रहता हूँ, लेकिन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ। जिस उसने कंपनी ने वो टेंडर लिया, उसने आगे सब लेट किया, एक को दूसरे के साथ किया, दूसरे तीसरे को दिया। रोड की कंडीशन उसी तरह की है, कोई अच्छी रोड नहीं बन रही है। कोई हॉस्पिटल आप देख लीजिए, कोई अपग्रेडेशन, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसमें स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, जो भी अच्छा टेस्ट करने के लिए जो मशीनें चाहिए होती हैं वो नहीं है।
PHC हमारी बनी हुई हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, पैरामेडिकल। और ख़ासकर मैं आपको बोलूँ, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर ये डिफंक्ट हो गया है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यानी स्कूल खाली हैं। मुझे 2-3 दिन पहले मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर से मेरा इत्तेफाक हुआ मिलने का, उन्होंने कहा कि 2000 से 3000 पोस्टें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में खाली हैं, टीचर्स की, हेडमास्टर की, मास्टर की। बिल्कुल। तो जब पोस्टें खाली हैं, बच्चे आ रहे हैं स्कूलों में, जब टीचर ही नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? तो फिर ये कहते हैं जी हमारी कौन सी डेवलपमेंट की है? हाँ, एक डेवलपमेंट की है, लड़ाया है आपस में, और जुमलाबाजी करनी, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये इनका काम है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर में बिल्कुल। देखिए, मगर बिल्कुल जिस तरह हम देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कंपेनिंग कर रही है, कोई भी और जमात कंपेनिंग कर रही है, खासकर 2 रीजनल पॉलिटिकल, वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ये बिजली पानी सड़कों के लिए इलेक्शन नहीं है, ये तशक्कुस का इलेक्शन है। बिल्कुल सही है। देखिए, हमें अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के काफ़ी स्टेटों से हम अमीर हैं। कश्मीर, हमारा जो कश्मीर है उसके ज़्यादा लोग हमसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ ये टूरिज़्म सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, उसमें वो अच्छे हैं। रजौरी पुंछ के लोग भी अपनी जगह, मतलब ये है कि मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन हमारी जो अफादियत, जो हमारी पहचान थी, जो हमारी बका थी, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल था, उसको तो उन्होंने ख़त्म कर दिया ना। ये वोट इसलिए हम कहते हैं, देखिए, रोड आज भी चाहिए, कल भी चाहिए, जब तक ये दुनिया है, रोड यानी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, रोड की लेंथ भी बढ़ती रहेगी, PHC की स्कीम जो है वो भी चलती रहेगी। ये जो वोट लोगों ने देना है, ये अपनी बका के लिए देना है, अपनी इज्जतों को महफूज करने के लिए देना है। अगर नहीं देंगे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को, जो इस वक्त जो मौजूदा सरकार की पॉलिसियाँ हैं, इन्होंने आइन को ही ख़त्म कर देना है। वो आइन, हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है, इसमें हर एक किस्म का फूल है, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने, अगर ये अल्लाह ना करे अगर दोबारा कहीं आ गए, तो इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करना है। इसलिए मैं तमाम लोगों से, आपके चैनल से, वसातत से मैं कहता हूँ कि हमारे पास इनको भगाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, महज एक वोट है, जिसका हिंदुस्तान के आइन ने हमें हक दिया हुआ है। उस वोट का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि हमारी शनाख्त जो इन्होंने ख़त्म की है वो बाकी रहे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ बाकी रहे, हमारी बहू बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रहें, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल जो है वो बेहतर हो। इसके लिए वोट। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी अकरम साहब, इनसे हमने बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये इलेक्शन जो है ये तशक्कुस का इलेक्शन है। तो मज़ीद आपकी क्या राय रहेगी, आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।